नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने भारत में राजनीति विज्ञान के स्वरूप पर बात की थी आपसे। आज मैं भारत में राजनीति विज्ञान के कौन कौन से शब्द हैं उन शब्दों पर अपनी बात आपके सामने रखूंगा। एमए प्रथम वर्ष के सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि अगर प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान था तो राजनीति विज्ञान के तत्संबंधी कौन कौन से शब्द थे, उसकी व्याख्या क्या है। बिना इसके समझे आप धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते। तो प्राचीन भारत में राजनीति के राजनीति विषयक अनेक शब्द मिलते हैं। बृहस्पति एक राजनीति विज्ञानी है, राजधर्मकार है, अर्थशास्त्रकार है। उसने अपने बृहस्पति स्मृति में एक प्रमुख शब्द लिखा, उसको राजशास्त्र कहते हैं। राजशास्त्र, आज भी हम राजशास्त्र की बात करते हैं। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान का नाम राजशास्त्र विभाग है। आज भी अनेक जगहों पर राजशास्त्र विभाग कहा जाता है। आज भी भारत में राजनीति विज्ञान को राजशास्त्र कहा जाता है। राज मतलब राजनीति, शास्त्र मतलब विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का एक तत्संबंधी स्वरूप बृहस्पति ने अपनी स्मृति में लिखा। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी राजशास्त्र शब्द का उल्लेख है। भी महाभारत कार भी अर्थात भीष्म भी राजशास्त्र का नाम लेकर के प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में पॉलिटिकल साइंस का संकेत करते हैं। बृहस्पति के साथ भरद्वाज ने अपने ग्रंथ में लिखा राजशास्त्र प्रणेतारः। भरद्वाज ने अपने को कहा कि हम क्या हैं? राजशास्त्र प्रणेतारः हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो राजशास्त्र के प्रणेता हैं। हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। हम राजनीति विज्ञानी है। स्वयं कहता है, भरद्वाज स्वयं कहता है कि अहम राजशास्त्र प्रणेतारः, मैं राजशास्त्र का प्रणेता हूं। नीति प्रकाशिका एक ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक में अनेक ग्रंथ है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है नीति प्रकाशिका, जिसमें वह शासन का वर्णन करता है, गवर्नेंस का वर्णन करता है, गवर्नमेंट का वर्णन करता है। और उनको सभी आचार्यों को, भारत के सभी राजनीतिक विज्ञानियों को वह कहता है कि राजशास्त्राणाम प्रणेतारः। वह कहता है कि भारत में जितने राजनीतिक विज्ञानी हैं वो क्या हैं? राजशास्त्राणाम, मतलब राजशास्त्र के अनेकों प्रणेता हुए। अश्वघोष एक किताब है, अश्वघोष की भी एक किताब है। अश्वघोष ने अपनी किताब में राजशास्त्र का नाम लिया है। पंचतंत्र एक किताब है, आपने सुना होगा। पंचतंत्र की कहानियां बहुत फेमस होती हैं। पंचतंत्र बहुत फेमस भारतीय ग्रंथ है, जिसका दुनिया के अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। अरब में, इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप के अनेक देशों में, मुस्लिम देशों में पंचतंत्र का हिंदी, संस्कृत से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, इटालियन, फ्रेंच, सभी भाषाओं में उसका अनुवाद। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पंचतंत्र अपने प्रथम श्लोक में कहता है कि मनु, कौन कौन राजशास्त्र प्रणेतारः हैं? पहला कहता है कि पहले हैं मनु, दूसरे हैं बृहस्पति, तीसरे हैं शुक्र, चौथे हैं पराशर। ये सभी क्या हैं? राजशास्त्र प्रणेतारः हैं। कौटिल्य का नाम नहीं लेता पंचतंत्र, कौटिल्य का नाम नहीं लेता। इसका मतलब कि पंचतंत्र की रचना कौटिल्य के पहले हुई, नहीं तो कौटिल्य का भी नाम लेता। कौटिल्य का नाम लेने का अर्थ ही हुआ कि पंचतंत्र की रचना कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिखने से पहले हुई। वह कहता है कि नृपशास्त्र प्रणेतारः। नृपशास्त्र, राजशास्त्र की जगह वो नृपशास्त्र कहता है। नृप मतलब राजतंत्र, राजतंत्र का जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, और नृप होता है, राजा होता है। वह कहता है कि नृपशास्त्र प्रणेतारः, मतलब राजतंत्र के प्रणेता हैं। कौन कौन है? मनु हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, पराशर हैं, कौटिल्य नहीं।
कौटिल्य का नाम नहीं लेता पंचतंत्र। अब आप ये देखिए कि प्राचीन भारत में आधुनिक पॉलिटिकल साइंस की तरह अनेक शब्द मिलते हैं और सब संस्कृत के शब्द हैं। अगर सारे शब्दों का आप अंग्रेजी में अनुवाद करें तो उनका अंग्रेजी अनुवाद ही पॉलिटिकल साइंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्राचीन भारत में भी पॉलिटिकल साइंस नाम की चीज थी। प्राचीन भारत के भी विद्वान राजनीति विज्ञान जानते थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द आता है वह है दंड नीति। दंड नीति शब्द का प्रयोग करते हैं, कौटिल्य करते हैं मुख्य रूप से दंड नीति। दंड नीति क्या है? दंड कौन देता है? संविधान देता है, राजनीतिक व्यवस्था देती है, न्यायपालिका देती है, कार्यपालिका देती है, माने प्रशासनिक दंड देता है व्यक्ति को अपराध करने पर। तो उस व्याख्या के आधार पर कौटिल्य दंड नीति की बात करता है। तो राजशास्त्र, नृपशास्त्र और तीसरा क्या हुआ? दंड नीति। दंड नीति का भी मूलतः व्याख्या पॉलिटिकल साइंस होता है। ज्ञान के प्राचीन भारत कहता है कि ज्ञान के 4 मार्ग हैं। 4 मार्ग क्या? 4 विधाएं हैं। पूरी दुनिया में अगर ज्ञान को खंगाला जाए तो पूरी दुनिया में ज्ञान के 4 मार्ग हैं। उस मार्ग में कौन कौन से ज्ञान के 4 मार्ग हैं? पहला ज्ञान का मार्ग है आन्वीक्षिकी, दूसरा मार्ग है त्रयी, तीसरा मार्ग है वार्ता और चौथा मार्ग है दंड नीति। अब अगर इनको अगर राजनीति के संदर्भ में देखें तो आन्वीक्षिकी क्या है? कल्याण। त्रयी क्या है? संविधान। वार्ता क्या है? अर्थशास्त्र। दंड नीति क्या है? राजनीति, पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब ज्ञान के 4 मार्ग में कौन कौन से ज्ञान के 4 मार्ग हैं? आन्वीक्षिकी कल्याण। कौन सा कल्याण? संपूर्ण कल्याण, होलिस्टिक वेलफेयरिज्म। आन्वीक्षिकी का मतलब होलिस्टिक वेलफेयरिज्म। होलिस्टिक वेलफेयरिज्म का कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट में भी नहीं कहा गया। जो आज का वेलफेयर स्टेट है उस वेलफेयर स्टेट में होलिस्टिक वेलफेयर की बात नहीं की गई है। लेकिन प्राचीन भारत कहता आन्वीक्षिकी, होलिस्टिक वेलफेयर, सबका कल्याण। इसी को आज की भाषा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। यहीं से निकला है आन्वीक्षिकी। दूसरा त्रयी। त्रयी का मतलब इसकी भाषा के अनुसार ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की बात की जाती है। लेकिन वो वेद उस समय था, उस समय संविधान नहीं था। लेकिन अगर आज की परिभाषा त्रयी के संदर्भ में करें तो त्रयी का मतलब संविधान होता है, चाहे संविधान लिखित हो चाहे संविधान अलिखित हो। यह है त्रयी। वार्ता का क्या मतलब होता है? व्यापार। व्यापार का क्या संबंध होता है? अर्थव्यवस्था से। खेती, व्यापार, ये सब अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब व्यापार। और होलिस्टिक, अब इसको व्यापक रूप से देखिए, होलिस्टिक वेलफेयरिज्म, संविधान, इकोनॉमिक्स और तब पॉलिटिकल साइंस, तब दंड नीति। दंड नीति बिना होलिस्टिक वेलफेयरिज्म के नहीं चल सकती। दंड नीति बिना संविधान के व्यवहारित नहीं हो सकती। दंड नीति बिना अर्थशास्त्र के नहीं व्यवहारित हो सकती। तो इतना व्यापक संदर्भ राजनीति विज्ञान का प्राचीन भारत देता है। आधुनिक भारत में पश्चिम के जितने भी राजनीतिक चिंतक थे, क्या उन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की? क्या प्लेटो ने इकोनॉमिक्स की बात की? क्या मैकियावेली ने इकोनॉमिक्स की बात की? क्या हॉब्स ने इकोनॉमिक्स की बात की? क्या अरस्तु ने, जिसको आप फादर ऑफ दी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, अरस्तु, क्या उसने इकोनॉमिक्स की बात की है? क्या रूसो ने इकोनॉमिक्स की बात की है? क्या हीगल ने इकोनॉमिक्स की बात की है? नहीं की है। मार्क्स ने इकोनॉमिक्स के आधार पर अपनी बात की है। लेकिन पहले के लोगों ने इकोनॉमिक्स को राजनीति विज्ञान से अलग करके देखा, उसको अलग देखा, राजनीति विज्ञान को अलग देखा। पश्चिम के राजनीतिक विज्ञान ने राजनीति विज्ञान को एक पूर्णतः पृथकीकृत राजनीति विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन भारत आन्वीक्षिकी,
त्रयी, वार्ता और दंडनीति के होलिस्टिक रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। बृहस्पति ने क्या कहा? बृहस्पति जो राजनीतिक विज्ञानी है, बृहस्पति ने राजनीति विज्ञानी को कहा कि वार्ता एवं दंडनीति ही तो विद्या है। राजनीति विज्ञान में बृहस्पति तो बहुत बहुत साफ कहता है कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दो ही विद्या है और सारी विद्याएं इसकी मुखापेक्षी हैं। अगर अर्थशास्त्र न हो, राजनीति विज्ञान न हो, तो सारी विद्याएं फेल है। बिना अर्थशास्त्र के विद्या नहीं चल सकती, बिना राजनीति विज्ञान के विद्या नहीं चल सकती। तो बृहस्पति दो ही विद्या मानता है। एक विद्या मानता है कि वार्ता है, व्यापार है, अर्थशास्त्र है। दूसरा विद्या मानता है कि वह दंडनीति है, पॉलिटिकल साइंस है। शुक्र ने क्या कहा? शुक्र का जो शुक्र नीतिसार है, उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कौटिल्य के समान माना जाता है। शुक्र ने कहा कि केवल दंडनीति विद्या है। मैकियावेली की तरह बात करता है। शुक्र क्या करता है? मैकियावेली की तरह बात करता है। मैकियावेली की तरह बात करने का मतलब कि कहता है कि कोई विद्या नहीं, केवल एक विद्या, वह है दंडनीति, वह है पॉलिटिकल साइंस। सारी विद्याएं पॉलिटिकल साइंस में निहित है। चाहे आधुनिक विकास हो, चाहे अर्थ विज्ञान हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे ललित कला हो, चाहे दर्शन हो, जो भी हो, साहित्य हो, जो भी हो, जितनी भी विद्या आप समझ सकते हैं, सारी विद्या का आधार केवल दंडनीति है, पॉलिटिकल साइंस है। मतलब पॉलिटिकल साइंस अगर ना हो तो दुनिया की सारी विद्याएं असफल हैं। विज्ञान भी असफल है। विज्ञान का भी आधार पॉलिटिकल साइंस है। इसलिए राजनीति को हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। वह विज्ञानों का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान विज्ञानों का विज्ञान है, यह शुक्र कहता है। इतना व्यापक हम इसको भूल गए। हमने इसकी कभी व्याख्या नहीं की। हमने अपने मूल राजनीतिक विज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया। हमने उपयोगितावाद, मार्क्सवाद, यूटिलिटिज्म, न जाने बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, न जाने क्या क्या शब्द ले, फेमिनिज्म, इसकी तो व्याख्या कर दी। लेकिन भारत का ये जो राजनीतिक विज्ञान है, इसकी होलिस्टिक व्याख्या करने का राजनीति विज्ञानियों को, आधुनिक राजनीति विज्ञानियों को अवसर नहीं था। समझ नहीं पाते। समझ की कमी या संकीर्णता है। इतना विशाल, व्यापक, पूर्णता के आधार पर विकसित भारत का राजनीतिक विज्ञान भारत में ही एक कोने में खड़ी बैठी है। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आगे कहा जाता है कि चारों को केवल दंडनीति ने अंतर्बाह कर लिया। जो चारों विद्याएं, अन्वेक्षकी, त्रयी, वार्ता, ये सारी, और राजशास्त्र, ये सारे दंडनीति में ही अंतर्विहित है। राज्य दंड के बिना कूपमंडूक है। राज्य दंड के बिना शून्य है। राज्य दंड के बिना बेकार है। राज्य की संप्रभुता दंड के बिना कोई अर्थ नहीं रखता। दंड सर्वोच्च है। किसी देश में सेना ही न रहे, किसी देश में पुलिस बल ही न रहे, तो उस राज्य का क्या मतलब? वहां तो अराजकता हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि दंडनीति एक ऐसी विद्या है जिस विद्या ने सारे विद्याओं को अपने में अंतर्निहित कर लिया, अंतर्भाव कर लिया, छुपा लिया। मनु क्या कहते हैं कि त्रयी, वार्ता, दंडनीति का अध्ययन करना जरूरी है। राज्य के विकास के लिए, राज्य के होलिस्टिक व्यू के लिए त्रयी माने संविधान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्र के रूप में किसी राज्य को परिणित करना है, अगर राष्ट्र के रूप में किसी राज्य को आगे बढ़ाना है, तो त्रयी, वार्ता, संविधान, वार्ता मतलब व्यापार, अर्थशास्त्र और दंडनीति का अध्ययन करना आवश्यक है। अन्वेक्षकी को त्रयी के अंतर्गत मानते हैं। मनु क्या कहते हैं? अन्वेक्षकी जो है, जो
होलिस्टिक वेलफेयरिज्म है वह संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। सही बात है, कोई संविधान ही तो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेगा, कोई राष्ट्र संविधान के आधार पर ही चलेगा कि बिना संविधान का कैसा होलिस्टिक अप्रोच। अतः दंडनीति धर्म दर्शन की भांति एक स्वतंत्र विषय है। प्राचीन भारतीय चिंतक राजशास्त्र, नृपशास्त्र, दंडनीति को एक स्वतंत्र विषय मानते हैं। अरस्तु भी राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय मानता है, इसीलिए उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और भारत भी राजनीति, नृपशास्त्र, राजशास्त्र इत्यादि को